मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ लाइव लेसन में आपका स्वागत है। जीवन के सबक और सबक, जीवन में ये दो चीज़ों चलती है, या तो हम सबक लेते हैं या हमारी कोई सबक होती है। मित्रों, अधिकांश हमारे युवा हो या बुजुर्ग हो या बच्चे हो, सबसे ज़्यादा कॉमन कोई बात है तो वो है सफलता को लेकर के। हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक सफल व्यवसायी भी बन सकता है, एक सफल दाम्पत्य जीवन गुजार सकता है, एक सफल आध्यात्मिक जीवन गुजार सकता है। माने वो अपने किसी भी क्षेत्र में है, वहाँ हर कोई सफलता चाहता है। कोई धन के लिए चाहता है सफलता, तो कोई जीवन के लिए चाहता है, कोई मान सम्मान के लिए चाहता है। अलग अलग सब व्यक्ति का अपना अपना एक मोटिव होता है, एक उद्देश्य होता है जीवन का, और जीवन के लक्ष्य होते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करना ही हम उसको एक सफलता की मानक मानते हैं। आपका जो लक्ष्य है, आपने उसको प्राप्त किया, वो आपकी सफलता है। यद्यपि दूसरे लोगों के दृष्टिकोण में आपका जीवन कितना सफल है या असफल है, वो उनकी अपनी दृष्टिकोण होता है, उनकी अपनी नज़रिया होता है, उनका अपना देखने का तरीका होता है। अमूमन हम इस समाज में अपनी जब सफलता की बात करते हैं तो उसके पीछे सीधा से कारण आता है कि इसके पास कितनी धन संपत्तियाँ हैं, ये अपने जीवन में कितने कारोबार करते हैं, ये कौन सी नौकरी में है, कौन से पद में है, क्या इनकी पद है, क्या प्रतिष्ठा है, क्या सम्मान है, इनकी जीवन शैली क्या है, इनके पास कितने जन हैं, कितने धन हैं, कितने मन हैं। यानी इस तरह की चीज़ों को लेकर के एक सफलता का पैमाना आम दृष्टिकोण देखते रहते हैं। पर मित्रों, हर व्यक्ति की सफलता उसकी निजी बाबत है, उसकी निजी बात है कि वह अपने कौन से काम को हाथ में लिया और कितना सफल भी कितना असफल भी, वह जानता है, वह समझता है, वह उसके मूल्यांकन करता है। तो व्यक्तित्व विकृति को आप सही कर लें, फिर आप अपनी 95% असफलता को दूर कर लिया। पूरी सफलता का मापदंड या पूरी सफलता की चाक या पूरी सफलता की धुरी या पूरी सफलता का जो चुंबकत्व शक्ति है, वह है हमारे व्यक्तित्व। हमारे व्यक्तित्व हमारे निजी दृष्टिकोण से बनता है, हमारा जीवन शैली से बनता है, हमारे थॉट से बनता है, हमारी सोचने की तरीका से बनता है, हमारे जीने के तरीका से बनता है, चीज़ों को समझने के तरीका से बनता है। हम किस चीज़ को कैसे सोचते हैं, क्या देखते हैं, हमारी नज़र में किसका क्या वैल्यू है, पैसा की क्या वैल्यू है, काम का क्या वैल्यू है, परिश्रम का क्या वैल्यू है, ईमानदारी का क्या वैल्यू है, गुणागणित का क्या वैल्यू है, कूटनीति का क्या वैल्यू है। यानी हर व्यक्ति हर चीज़ को अलग अलग दृष्टिकोण से देखता है। एक व्यक्ति के जीवन में पैसा बड़ा महत्वपूर्ण होता है, मुद्रा उनके जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु होता है। पर वहीं एक नौजवान के जीवन में मुद्रा उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। उसको लगता है कि मेरा सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, लोगों की नज़रों में मैं एक शानदार, एक अच्छा आदमी, एक नैतिक आदमी, एक मानवीय आदमी, एक मानवीय उत्कर्ष में जीने वाला व्यक्ति की मेरी छवि हो। पर एक व्यक्ति की चाहत होता है कि उनके पास पैसा भी हो, पद भी हो और छवि भी हो। वो तीनों चीज़ को मेंटेन करना चाहता है। एक व्यक्ति चाहता है कि भाई पैसा मेरे पास रहे ना रहे, पद मेरे पास रहे ना रहे, मैं ऊंचा काम करूं ना करूं, पर मेरा जो जीवन का मान सम्मान, आत्मसम्मान में कोई समझौता मैं नहीं चाहता। एक व्यक्ति अपने वचन को पालन करने के लिए अपनी धन संपत्ति, अब यहाँ तक कि अपनी प्राण भी आहुति दे देता है। एक व्यक्ति अपनी लोभ को प्राप्त करने के लिए, उस लोभ के लाभ को प्राप्त करने के लिए वो अपना परिवार, घर, मान सम्मान, इज्जत, सारा चीज़ दांव में लगा करके सबको बेच देता है और ये सोचता है कि मुझको बस लाभ मिलता रहे, धन की लाभ मिलता रहे, मेरी वाहवाहियाँ मिलते रहे, मुझको जो चाहिए वो मिलता रहे। उसके लिए कितना फरेब करना पड़े, कितना झूठ बोलना पड़े, कितना क्या करना पड़े, वो उसके बाबत वो नहीं सोचता। तो मित्रों, यह एक दृष्टिकोण होता है, व्यक्तित्व उसी से बनता है। पर यदि आपका व्यक्तित्व की जो विकृति के कारण आज हमारे समाज में लोभ की लाभ की ओर दौड़ने वाले हमारे युवाओं की संख्या काफ़ी बहुत बढ़ चुका है। हर युवा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अधिकांश युवा यह सोचता है कि लाभ ही सब कुछ है। लाभ 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 और लाभ। मुद्रा है तो सब कुछ है, पैसा है तो सब कुछ है, संपत्ति है तो सब कुछ है। मेरे पास अकुछ संपत्ति आ जाए तो लोग मेरे सम्मान करने को मजबूर हो जाएंगे, लोग मुझको वाहवाही करेंगे, लोग मेरी इस गुणगान करेंगे। पर ऐसा नहीं होता मित्र। यह ज़माना, यह जो युग है, यह शानदार युग है। यहाँ
अरबोपति खरबोपति का भी कोई वैल्यू नहीं आंका जाता। कब? जब वह उस मानक में खरा नहीं उतरता, वह नैतिक में खरा नहीं उतरता, वह मानवीय मूल्य में खरा नहीं उतरता, वे लोगों के जुड़ाव में खरा नहीं उतरता, वह इस समाज के भला के लिए खरा नहीं उतरता। तो आज उस केवल संपत्ति का आज कोई वैल्यू नहीं रह गया है। आप नेता हो, आप जब तक पद में हो तब तक 4 लोग चाटुकार आपको नमस्ते कह सकते हैं, पर जब आप पद में नहीं हो तो जब आपको नमस्ते कहे वो आपका वैल्यू हो जाता है। आजकल बिल्कुल भिन्न हो गया है। आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि मेरे पास, मैं नेता हूं तो मेरा वैल्यू है, कि मैं आज कलेक्टर हूं तो मेरा वैल्यू है, मैं कमिश्नर हूं तो मेरा वैल्यू है, कि मैं अरबपति हूं तो मेरा वैल्यू है। बिल्कुल उसकी वैल्यू थोड़े समय के लिए निश्चिमा में रहता है, लेकिन उसके बाद सेकंड व्यक्ति उसका वैल्यू नहीं करता। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। एक दिन मैं बस में जा रहा था, वह बस में सीट फुल हो चुका था और अब लोग कुछ खड़े थे, काफ़ी लोग खड़े हुए थे और उसमें से एक पुलिस अफसर को उस बस में जाने की आवश्यकता हुई। पुलिस अफसर उस बस के अंदर आए, कोई व्यक्ति ने अपना सीट छोड़ करके उसको ये नहीं कहा कि श्रीमान आप पुलिस अफसर हैं, आप कप्तान हैं, आप जिला एसपी हैं, आप हमारे कुर्सी पर बैठ जाइए। जिस व्यक्ति को बोलते थे कि आप अपना कुर्सी छोड़ोगे क्या, तो वो एक ही चीज़ बोलता था कि आप भी पैसा दिए, मैं भी पैसा दिया हूँ, मैं पहले से बैठा हूँ, आप खड़े रहिए। उसी बस में एक कलेक्टर महोदय ने जायज़ा लेने के लिए कि यात्रियों को क्या सुविधाएं मिल रही, नहीं मिल रही है, क्या हालात है इधर उधर के, कुछ ऐसे जज्बाती हमारे कलेक्टर होते हैं, तो वह अपने बॉडीगार्ड को बाहर छोड़ दिया और उस बस में वो सवार हो गए। वो खड़े रहे, काफ़ी समय तक खड़े रहे। किसी व्यक्ति ने कहा कि हमारे कलेक्टर महोदय हैं, तो काफ़ी लोग हंसने लगे। कलेक्टर महोदय तो बंगले में होते हैं, कार में चलते हैं, 10 लोग उसके आगे पीछे चलते हैं, बॉडीगार्ड होते हैं, उनको कहाँ टाइम है हमारे बस में बैठने की, कहाँ वो हमारे वैल्यू समझेगा, कहाँ वो हमारी दुख तकलीफ समझेंगे। नहीं, ये छत में कोई होगा। और उसमें से एक व्यक्ति ने कहा कि आप यदि कलेक्टर महोदय हैं तो आपको बैठना चाहिए कि खड़े रहना चाहिए, बस में इस जगह नहीं है और आपने बाद में गाड़ी चढ़ी है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो उस कलेक्टर ने यह कहा कि मित्रों, आप जो बिल्कुल सोचते हैं कि आपका सीट आपका है, यह लोकतंत्र है, आपने इसका मूल्य चुकाया है, आप पहले से बैठे हैं, आपका भागीदारी पहले है, कोई ज़रूरत नहीं है आप किसी के लिए अपना सीट छोड़े, किसी के लिए अपना गद्दी छोड़े, किसी के लिए कुछ करें। उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति था, उसने खड़ा होकर कहा कि बेटा, तुम्हारी आदत नहीं है कि तुम बस में खड़ा होकर के चल सको, सफ़र कर सको, तुम छाया में रहते हो, एसी में रहते हो और बड़ी ऊंची पढ़ाई किए हो, पर आप मेरी कुर्सी में बैठ जाइए। सफ़र लंबी है, मैं किसान हूँ, मेरा स्वभाव है कि मैं ये स्ट्रगल कर लेता हूँ और हमें कोई दिक्कत होता नहीं है, और हमारा तो ज़मीन में बैठने की भी आदत है, हम कहीं भी बैठ के गुजारा कर सकते हैं, पर आपका अस्वभाव नहीं है। इस तरह से वह एक दूसरे को अपने व्यक्तित्व, अपना दृष्टिकोण यह प्रस्तुत कर रहे थे। मित्रों, इस कहानी में आपने देखा होगा कि जो कलेक्टर व्यक्ति है और जो एसपी साहब है और एक जो किसान है और कुछ पब्लिक है, यहाँ सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने दृष्टिकोण से उस माजरा को समझ रहे थे। तो यदि जिसका भी व्यक्तित्व विकृति होगा मित्र, तो सफलता में बहुत मुश्किल है। और यह विकृति क्या क्या चीज़ होता है? यह विकृति एक तो होता है बायोलॉजिकल विकृति, जैविक विकृति, यह हमारे माता पिता से हमारे डीएनए में आ जाता है, और ये सूक्ष्म रूप से इतने हावी होते हैं कि हमको नजर ही नहीं आता कि ये हमारी खराबियां हैं, ये हमारी विकृति है, और ये सबसे पेचीदा होता है। तो इस आपको समझना होगा कि आपके लाइफ में, आपके व्यक्तित्व में कहीं कोई जैविक विकृति तो नहीं रह गया है, कहीं कोई डीएनए का विकृति तो नहीं है, कहीं कोई परंपरा से आपके स्टाइल में, जीवन स्टाइल में कोई विकृति तो नहीं आ गया है। यह आपका जैविक विकृति आपको महसूस नहीं होता और सबसे बड़ी स्ट्रांग होता है। और दूसरा क्या है? दूसरा आप सामाजिक या सांस्कृतिक विकृति कह सकते हैं। यह जो समाज की व्यवस्था है, ये जो समाज की सोच है, यह समाज जो अपने को समझता है, यह समाज की जो परंपराएं हैं, यह समाज की जो अपनी कुछ कृतियां हैं, यह समाज और संस्कृति से लेकर के वो हमारे जीवन में घुल मिल हो जाता है, वे हमारे दृष्टिकोण में समा जाता है, वे हमारे जीवन शैली में घुल मिल जाता है। हमने मान लीजिए एक व्यक्ति है
और गरीब व्यक्ति है, उसको हमने चोरी करते हुए पकड़ लिया। अब हमारे दृष्टिकोण में एक चीज़ हावी हो गया कि गरीब व्यक्ति चोर हो जाता है। अब जब मान लिया तो फिर हर गरीब व्यक्ति आपके दृष्टिकोण में चोरी करने वाला हो गया। ये आपकी विकृति हो गया। मजबूरी क्या है, किसकी कैसी है, हम समझ नहीं पाते। लेकिन एक बार की बात है, एक डॉक्टर ने बड़ी गलत दवा दे दी और एक मरीज का जान जाता गया। डॉक्टर से गलती ये हुआ कि उसने उस दिन पैसे के लोभ कर लिया था। उसकी बहुत मामूली बीमारी था, पर उसने बड़ी बढ़ा चढ़ा करके उस व्यक्ति को बीमारी के बारे में बताया और एक ऐसी दवा दी जिसके कारण उसको रिएक्शन हुआ, डर गया था और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। जांच होने पर मालूम हुआ कि इसको यह बीमारी था ही नहीं, पर डॉक्टर से पूछा गया तो डॉक्टर उस समय तो टाल मटोल करते रहे। अंत में उन्होंने आत्मस्वीकृति कहा कि मुझे पैसे की काफ़ी ज़रूरत था, ये आदमी बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा आसामी था, ये इसको मैं यदि थोड़ा डरा दूँ तो मुझको काफ़ी पैसे मिल सकते थे, और मैंने पैसे के लोभ में आकर के इनकी जान जाती गई। तो मित्रों, यह क्या है? यह हमारे व्यक्तित्व की विकृति है। यद्यपि वो डॉक्टर है, वह जान लेता नहीं है, देता है, वो बचाता है, सेवा करता है, पर उस समय उसके मन में क्या हो गया? या तो बायोलॉजिकल कारण से हो गया, या तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारण से हो गया, लोभ हावी हो गया। तो हम सफल होते होते क्या हो गए? हम असफल हो गए। बहुत से हमारे मित्रों में यह सामाजिक और सांस्कृतिक विकृतियां हावी हो जाते हैं। और तीसरा कौन सा हमारा व्यक्तित्व को विकृत करता है? वो है हमारा मेंटल या साइकोलॉजी या हमारे मनोविज्ञान। हम किसी वस्तु को जब हम ग्रहण करते हैं तो उस ग्रहण करते हैं तो या तो हम उसकी अच्छाई को ग्रहण करते हैं या फिर हम उसकी बुराई को ग्रहण करते हैं। और इसी समय क्या होता है कि जो हमारा स्वयं का जो मानसिक चेतना है, जो हमारा जो सोचने और समझने का तरीका है, जो फिल्टर है, जो विवेक है, जो धैर्य है, जो ज्ञान है, वो सीमित होने के कारण हम धीरे धीरे एक कॉम्प्लेक्स ग्रंथि से ग्रसित हो जाते हैं। एक हमारी मनोविकृतियाँ, मनोदुष्वृत्तियाँ और ये वृत्तियाँ जो हैं वह हमारे अंदर में एक गांठ बना लेती है, एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है और हम हर किसी को उसी चश्मे से फिर देखते हैं। एक युवा व्यक्ति के शरीर में जब हार्मोनल परिवर्तन होता है, हार्मोन्स का परिवर्तन होता है, तो वह इस बाबत सोचता है, समाज को अलग दृष्टि से देखता है, अपने दिनचर्या को अलग दृष्टि से देखता है, वह अपनी काम वासना को अलग दृष्टि से देखता है, वह अपनी अलग वह मनो चीज़ों से वो घिर जाता है। बहुत से सारी चीज़ों का जवाब नहीं मिलता या कभी पूछने की साहस नहीं होता, लोक लाज रहता है। लोक लाज होने के कारण हम शर्म महसूस करते हैं, भय होता है अपने विषय में, अरे मेरे विषय में लोग क्या सोचेंगे, ये देखो तो ये क्या करता है, ये कामी है, ये वासनाग्रस्त है, ये गंदे चित्र देख रहे हैं, ये गंदे लोगों से बात कर रहे हैं, ये काम वासना के बाबत बात करते हैं, ये अनैतिक व्यक्ति हो गया, ये हो गया, ये क्या पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इतना भी नहीं जानता, ये क्या पढ़ते लिखते हैं। वैसे छोटी ढेर सारी हमारे समाज के लोग हमारे बाबत बात कर लेते हैं और हम वह पूर्वाग्रह से और कुछ भय ग्रह से हमारे अंदर में एक मनोचेतना विकृति को चला जाता है। वो इतनी बारीक रूप से रहता है और हमारे अंदर में कई बार डबल पर्सनालिटी जन्म ले लेता है। हमारे अंदर कई बार भय का फोबिया आ जाता है, सोच की फोबिया हो जाता है, हमें थॉट की फोबिया में बदल जाता है, हमारा विज्ञान फोबिया में बदल जाता है, हमारी अध्यात्म फोबिया में बदल जाता है, हमारा धर्म फोबिया में बदल जाता है। यानी हम एक आदी हो जाते हैं कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा ही होगा, तो ऐसा ही होता है। यानी कि विज्ञान क्या है, एनर्जी क्या है, सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, ये सब परे हो जाता है। हम उससे ग्रसित हो जाते हैं और वह हमारे भीतर में हमें विकृत कर देता है। मित्रों, जिस क्षण आप अपने व्यक्तित्व को परिष्कार कर लेते हैं, आप अपने अंदर की फोबिया को समझ जाते हैं, आप अपने अंदर की विकृति को समझ जाते हैं, आप अपने अंदर की जो टैलेंट को समझ जाते हैं, विवेक को समझ जाते हैं और उस विकृति को दूर कर लेते हैं, तो फिर आपके लिए सफलता कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाती। चाहे वो पढ़ने वाले हमारे बच्चे हो या करियर बनाने वाले युवा हो या जो करियर में हमारे पहुंच चुकी ऐसे युवा हो। पर हमारे समाज में इसको जब हम डॉक्टर के पास जाने में हम बड़ी शर्मिंदा महसूस करते हैं। कोई मेरा युवा, उसको पता है कि मेरे अंदर में कुछ बातें ऐसी उठती हैं, मेरे अंदर में कुछ भावनाएं ऐसी उठती हैं, मेरे अंदर में कुछ भय ऐसा है, मेरे अंदर में कुछ डर ऐसा है, मेरे अंदर में कुछ विश्वास ऐसा बैठ गया है जो सही बाबत नहीं है, जो सही नहीं है।
पर मैं इसको बताऊं किसको, मैं इसकी उपाय किससे कराऊं, मैं इसकी भला इसको ठीक ठीक कैसे करूं। तो अब डॉक्टर जाते हैं तो मन में एक संदेह हो जाता है कि देखो तो ये साइकोलॉजिस्ट के पास गया था, देखो तो ये मनोरोगी के पास गया था, देखो तो इसको क्या बीमारी हो गया, अरे ये आदमी पागल हो गया, अरे ये आदमी ये हो गया। यानी समाज एक ऐसा नैरेटिव बना देता है कि हम उससे सलाह लेने के लिए भी नहीं जा सकते, हम सोच भी नहीं सकते। हम यहाँ तक कि फ़ोन से भी बात करने से हमें घबराहट हो जाती है कि यदि मैं मनोचिकित्सक से या मैं काउंसलर से या कोई ऐसा साइकोलॉजिस्ट से यदि मैं कोई चर्चा करता हूँ या मैं अपने जो जानकार मित्र हैं उनसे चर्चा करता हूँ, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और यह मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि जो सोच है ये सबसे खतरनाक फोबिया बन जाता है, ये सबसे खतरनाक विकृति के रूप धारण कर लेता है। और फिर विकृत मनुष्य और विकृत व्यक्ति, फिर उसके साथ निर्णय गलत होना स्वाभाविक हो जाता है। मित्रों, तो यदि जीवन में स्ट्रांग बनना है, सफल बनना है, सही बनना है, तो आपको जिस क्षण लगे कि आपके भीतर में कोई फोबिया तो नहीं है, आपको जिस क्षण लगे कि भीतर में कोई भय तो नहीं है, जिस क्षण लगे कि मेरा कोई प्रश्न अनुत्तरित रह गया है, जिस क्षण लगे कि शायद मैं जैविक विकृति में तो नहीं आ गया हूँ, मेरा डीएनए में कोई ऐसी विकृति है जिसको मैं धारण कर रहा हूँ, तो आप निस्संदेह बिना संकोच का, बिना शर्म का आप जाइए आप मनोचिकित्सक के पास, आप जाइए साइकोलॉजिस्ट के पास, आप जाइए काउंसलर के पास, आप जाइए सलाह लीजिए, अपनी बात रखिए, अपनी प्रश्न का उत्तर ढूंढिए। और जिस क्षण आपको आपके उत्तर मिल जाता है, फिर क्या हो जाएगा कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप सही दिशा में जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे, और फिर आपका व्यक्तित्व इतनी शानदार होगा कि आप बिल्कुल सही तरीके से आप सफल होते हुए चले जाएंगे। मित्रों, तो हम छोटी छोटी बातों को लेकर के आते हैं, आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक बसंत गुरु जी को विदा। धन्यवाद।